दोस्तों, बाबा रामदेव ने 25 सवालों की एक लिस्ट भेजी आईएमए को कि इन सवालों का जवाब चाहिए। वैसे तो ये वक्त इतने नाजुक दौर में हम एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद या वर्सेस ऑल्टरनेटिव साइंस की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में शर्म की बात है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और कुछ लोगों को जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए ना ज़रा समझें कि एलोपैथी है क्या। जिसकी बात बात जो है बार बार हो रही है, एलोपैथी। एक्चुअली एलोपैथी को मैं कहता हूँ कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसका जो है ये टर्म यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है कि हम एविडेंस के बेस पे जब जो थेरेपी काम करता है वो है एलोपैथी। अच्छा, इसकी कामयाबी की वजह क्या है? इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है वो ये है, रिसर्च बेस्ड है एक। दूसरा ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब ये कि अगर कोई रिसर्च कहीं से आता है, उसको जर्नल्स में छापा जाता है, उसके बाद कोई भी दवा आती है मार्केट में, बहुत सारे उस पर रिसर्चेज होते हैं, उसके बाद कोई दवा मार्केट में आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दवा आई मार्केट में, कुछ दिनों के बाद पाया गया कि इसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो उसको फिर विड्रॉ भी किया जाता है। तो ये एविडेंस बेस्ड है और दूसरा ट्रांसपेरेंट है, झूठे दावे नहीं करता है। अभी मैं खुद जानता हूँ कई लोगों को एडवांस कैंसर, स्टेज 4 कैंसर है, जहाँ पे एलोपैथी के डॉक्टर्स ने कह दिया अब आप जाके घर पे सेवा करें, अब कुछ नहीं हो सकता है। यानी हमारा मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देता है उस स्टेज में। वहाँ पर जब ये मरीज़ पहुँचता है किसी बाबा के पास या किसी और भी थेरेपी के पास, तो वो क्या करते हैं, उस मरीज़ का लाखों रुपए खर्च करके उस मरीज़ को आखिर जो है कार उसके घर तक बेचने पे मजबूर हो जाता है। तो एक एलोपैथिक जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये झूठे दावे नहीं करता है। वो कहता है नहीं, स्टेज 4 है, इतने बीमारी फैली हुई है, हम कुछ नहीं करेंगे, घर ले जाओ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ है कि पूरी दुनिया में, आप हिंदुस्तान के अंदर में कोई दवा लेते हैं, आप देखेंगे इसमें कंपोजिशन लिखा हुआ है। उस कंपोजिशन को डालिए, उसके साइड इफेक्ट्स आपको सारे मालूम हो जाते हैं। तो चाहे आप इंडिया में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, इंग्लैंड में बैठे हो, पारास्टामोल के डोज लिखा होगा दवाइयों के ऊपर और उसके साइड इफेक्ट्स आपको मालूम होंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जिसमें लिखे होते हैं कि ये सब इनके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। ये भी इसमें एक ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। अब ज़रा बात करें इनके 25 सवाल। मैं इनके सवाल का जवाब जल्दी जल्दी देता चलूँ। इनके सवाल में दो चीज़ें मैंने बड़ी ज़्यादा पाई। पहला तो ये था कि बार बार वो लिखते हैं परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। एक अजीब बीमारी हिंदुस्तान के लोगों को है कि जड़ से उखड़ गई बीमारी। हिंदुस्तान, इंसान का बॉडी ही जब परमानेंट नहीं है, तो आप क्यों सोचते हैं ऐसा कि आप कोई बहुत परमानेंट इलाज ढूंढ के ले आएंगे। दूसरी एक चीज़ बार बार आती है, फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स। आपको क्या लगता है कि कोई भी दवा जो होती है, साइड इफेक्ट्स के बिना क्या कोई दवा होती है? अभी हिंदुस्तान के अंदर में लिवर फेलियर और किडनी फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आप किसी भी लिवर स्पेशलिस्ट से बात कर लीजिए, किडनी स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, उनके किडनी फेलियर और लिवर फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों ने आंख बंद करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हकीमी दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब होता क्या है, आपको मिल गया चूरन, आपको पता नहीं है कि इसके अंदर में कंपोजिशन क्या है, तो आपको मालूम नहीं चलता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आइबुप्रोफेन खा रहा है, ब्रूफेन की टैबलेट खा रहा है, उसको पता है कि इसके अंदर जो है पेट में गैस्ट्राइटिस करता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो एक चीज़ जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोग जो है खाए चले जा रहे हैं। कई लोगों का किडनी डैमेज हो रहा है, कई लोगों का इवन लिवर डैमेज हो रहा है। इवन अभी जो कोरोनिल की बात आ रही है, कोरोनिल टैबलेट के अंदर में भी उसके अंदर एक कंपोनेंट ऐसा है जिसके बारे में शक किया जा रहा है कि ये लिवर पे ख़राब जो है असर करता है। इसमें गिलोई मौजूद है और कई ऐसे पेपर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इससे लिवर पे ख़राबी जो है हो सकती है। खैर, पहला इनका सवाल था कि एलोपैथी में ब्लड प्रेशर का क्या इलाज है और उससे कॉम्प्लिकेशंस का। मेरे दोस्तों, ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल हुआ, पहली चीज़ ये कि जब आप बात करते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जब आप लगाते हो ना, हाथ में ब्लड प्रेशर चेक करते हो, यही अपने आप में एलोपैथी का हिस्सा है। एलोपैथी बेस्ड है स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजी की स्टडी से। फिजियोलॉजी, पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को पहले पढ़ा जा गया, पहले उसको समझा गया, फिर पैथोलॉजी को पढ़ा गया कि इसमें क्या बीमारियां पॉसिबल हैं। ये जो आप ब्लड प्रेशर लगा रहे हो ना मशीन, ये एलोपैथी का ही हिस्सा है। खैर, तो ब्लड प्रेशर की बीमारियां, किसको नहीं पता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दी जा रही हैं मरीज़ को, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल है, तो उसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक की कितनी सारी बीमारियाँ कंट्रोल में हो गई। पहले जो लोग अचानक मर जाया करते थे हाई ब्लड प्रेशर से, आज कितना ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है ब्लड प्रेशर। तो दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एलोपैथी के पास दूसरा सवाल है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। जैसे ही आपने बोला ना, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, ये अपने आप में एलोपैथी का फिजियोलॉजी का हिस्सा है। इसको समझा ही एलोपैथिक सिस्टम ने। जब उसको मालूम चला कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, जब इंसुलिन जो है मरीज़ को दिया जाता है, कितने बच्चे, एक तस्वीर है बहुत ही वायरल कि एक बच्चे जो है सारे कॉमा में पड़े हैं और एक डॉक्टर जाता है, उसको इंसुलिन जो है देता है, जब वो इंसुलिन पहली बार डिस्कवर हुआ था दुनिया में, और बच्चे उठ के बैठ जा रहे थे। तो इंसुलिन ने ऐसा कमाल किया है दुनिया में, और डायबिटीज़ का जितना अच्छा मैनेजमेंट अब हो रहा है,
और जिसकी वजह से डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हुए। और परमानेंट सॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ अभी तक तो नहीं है मार्केट में। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में आईलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है जो कि शायद परमानेंट सॉल्यूशन पैदा करे, लेकिन ये अभी की बात नहीं है। ये शायद आज से 100 साल के बाद शायद इन सब चीज़ों पे काम हो। चूंकि एलोपैथी एवर इवॉल्विंग साइंस है, ये स्टैटिक नहीं है, हमेशा हर दिन रिसर्च चल रहा है। आज जो चीज़ हम जानते हैं हो सकता है कि कल हम गलत हो। पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ओपन करके होता था, चीरा लगा के होता था पूरे पेट में, आज दूरबीन से ऑपरेशन होता है। तो इसलिए एलोपैथी हमेशा इवॉल्विंग साइंस है, ये स्टैटिक साइंस नहीं है। तीसरा सवाल वही, परमानेंट सॉल्यूशन एलोपैथी के पास क्या है? थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, आजमा। तो फिर से वही परमानेंट सॉल्यूशन, ह्यूमन बॉडी ही परमानेंट नहीं है। जो फिजियोलॉजी को समझते हुए जो दवाइयाँ पाई गई हैं, बहुत ही अच्छा कंट्रोल देखा गया, खास करके थायराइड और आजमा के मरीजों को तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। चौथा है कि जैसे टीबी, चिकन पॉक्स की दवाइयाँ मौजूद हैं, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस की क्या दवाइयाँ मौजूद हैं। लोगों ने इतना ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं, एक सबसे बड़ी वजह बन के रह गई है लीवर फेलियर की। इस चीज़ को लोग समझें। और ये जो लोग उठा के कोई भी दवा खा लेते हैं ना, हर इंसान जो ट्रेन पे बैठ के बोल देता है बस ये खा लो, तो ये जो है लीवर फेलियर का अपने आप में बहुत बड़ा वो बन गया है। दूसरे, जैसे ही लीवर ट्रांसप्लांटेशन आ गया लीवर फेलियर के लिए, ठीक है, अपने इवॉल्विंग स्टेज में, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांटेशन अपने आप में मेडिकल साइंस में एक करिश्मा था। बल्कि नॉट ओनली लीवर ट्रांसप्लांटेशन, सारे ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ। फार्मा इंडस्ट्री के पास हार्ट ब्लॉकेज का क्या रास्ता है? एक कोई नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन, एंजियोप्लास्टी। एक्चुअली एंजियोप्लास्टी नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन ही है। जो सर्जिकल सॉल्यूशन है वो बाईपास होता है, जहाँ पे ओपन करके सर्जरी की जाती थी। और पहले यही एक तरीका अवेलेबल था, बाद में एलोपैथी ने और डेवलपमेंट शो किया, नए नए रिसर्चेज आए और अब जो है एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। सिंपली एक स्टेंट डाल दिया जाता है। तो सोचिए ना कितना लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई कि लोगों को हार्ट अटैक हुआ, वो गए एंजियोप्लास्टी रूम में और एंजियोप्लास्टी करा के चले आए। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एडवांस्ड मैनेजमेंट है जिसने कितने लोगों की जान बचाई। दिल का बड़ा होना और इजेक्शन फ्रैक्शन को कम होना, उसको पेसमेकर से इलाज करते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता, ये सवाल ही गलत है। पेसमेकर का इलाज, पेसमेकर का यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। पेसमेकर का इस्तेमाल होता है जहाँ पे हार्ट का रेट बढ़ा घटा होता है, जहाँ पे हार्ट बहुत स्लो काम कर रहा होता है, वहाँ पे बेसिकली पेसमेकर का इस्तेमाल होता है। तो आपने सवाल ही गलत किया रामदेव जी। और जो आप जो ये कह रहे हैं कि इलाज, इसका जो है इलाज, इसका इलाज है इजेक्शन, ये सवाल आपका ये सवाल आपका गलत है। पेसमेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और जहाँ आपने ये बात की ना इजेक्शन फ्रैक्शन की, इजेक्शन फ्रैक्शन ये फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी को जब स्टडी किया तब जाकर मालूम चला कि इजेक्शन फ्रैक्शन जैसी कोई चीज़ भी होती है। एलोपैथी के पास कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका बिना साइड इफेक्ट के, एक तरीका तो ये है कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, जो आप योगा सिखाते थे। एक्चुअली हमें योगा से कोई एतराज़ नहीं है, हम तो खुद ही लोगों से कहते हैं। कोई भी ऐसा एलोपैथी डॉक्टर नहीं होगा जो कहे कि योगा से आपको मना करे। योगा अच्छी चीज़ है, आप करें, बिल्कुल करना चाहिए लोगों को योगा, क्योंकि योगा हम एक एक्सरसाइज समझते हैं। ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे तरीके होते हैं। उसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा, किसी का ट्राइग्लिसराइड हाई है तो जाहिर सी बात है उसको दवा की ज़रूरत पड़ती है, और मार्केट्स में दवा अवेलेबल है। हाँ, साइड इफेक्ट तो हर दवा के अंदर में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है एलोपैथी के साथ लिखी जाती है, हर दवा का साइड इफेक्ट आपको अवेलेबल होता है। परमानेंट सॉल्यूशन टू क्योर हेडेक, जो है हेडेक और माइग्रेन का इलाज। हेडेक का और माइग्रेन का इलाज, जो हेडेक चूंकि कई कॉज के हो सकते हैं, किस तरह का हेडेक है, ट्यूमर की वजह से हेडेक है तो ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। माइग्रेन एक कॉमन बीमारी है लोगों के अंदर में, दवाइयाँ हैं अवेलेबल, हाँ बहुत अच्छा इलाज नहीं है इसका, हम ये कह सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन तो खैर कोई नहीं है। अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपके पास है, आप भी रिसर्च पेपर छापें और एलोपैथी उसको एक्सेप्ट करेगा। परमानेंट ट्रीटमेंट के ग्लासेस एंड हियरिंग एड, अरे मेरे दोस्त, जहाँ तो लोग अंधे हो जाते थे कैटरैक्ट से, उसकी सर्जरी करना शुरू किया लोगों ने। ग्लोकोमा से लोग अंधे हो जाते थे, उसकी दवाइयाँ आई। उसके बाद चश्मा से कितने चीज़ें साफ नज़र आती हैं। अगर आपको आँख जो है कमज़ोर हो जाए तो आप क्या चाहते हो? ये तो करिश्मा है साइंस का, इस पर तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन आप सवाल करते हो, बहुत शर्म की बात है। पायरिया एलोपैथी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो इन्फेक्शन है वगैरह है उसका ट्रीटमेंट होता है। किसी को वजन घटाना है आधा किलो पर डे बिना सर्जरी के, एक्सरसाइज कराएं खूब। आप जो योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उन लोगों के लिए, सर्जरी किसके लिए? सब सर्जरी सारे मोटे लोगों की थोड़ी ना की जाती है। सर्जरी उन मोटे लोगों की जाती है जिनका VMI बहुत हाई है, जिनका चलना, जिनका घर में चलना, जिनका जोड़ों पे इतना प्रेशर है, उनको, हर आदमी को सर्जरी नहीं कराई जाती है। डॉक्टर सर्जरी तभी करता है जब सारे मेजर्स फेल हो जाएं। शुरुआत ऐसे ही होती है, एक्सरसाइज से, डाइट रिजिम से। अगर वो सारी चीज़ें फेल होती हैं तब सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। और आप उनसे पूछिए जो लोग सर्जरी कराते हैं मोटापे की, कि उनकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है, कि जहाँ एक करवट नहीं बदल पाते थे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन, उनका दूसरा सवाल है सोरियासिस
आर्थराइटिस वाइट स्पॉट सिंड्रोम। फिर से आपने जहाँ नाम ही जहाँ आपने लिया ना, सोरियासिस नाम ही जहाँ जहाँ लिया, इन सब बीमारियों का नाम ही एक्चुअली एलोपैथी ने बताया कि ये बीमार, वरना तो अदरवाइज आप इसको खाज खुजली कहा करते थे इन सब सारी बीमारियों को। हाँ, परमानेंट इलाज नहीं है और रिसर्चेस चल रही हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे कॉस्मेटिक्स का भी रोल आता है, इलाज चल रहा है। एक कोई ट्रीटमेंट बताएं, स्पॉन्डिलाइटिस टर्निंग रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड फैक्टर को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना। कोई दवा नहीं है, सही बात है, और कभी भी किसी डॉक्टर ने क्लेम नहीं किया। आप लोग ज़रूर क्लेम करते हैं, क्योंकि एलोपैथी वाले कभी दावों में बिलीव नहीं करते हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट, पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ की पैथोलॉजी ही पता चली है कुछ दिनों पहले, आज से मान लीजिए 50 साल पहले लोगों को मालूम चला कि क्यों जो है लोगों का हाथ यूँ काँप रहा है। तो पार्किंसन डिजीज़ पता ही बहुत देर से चला, उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी को काफ़ी हद तक सुधारती हैं। फिर अभी स्टेम सेल थेरेपी की बात हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में जो है इसका ट्रीटमेंट और इम्प्रूव होगा, जैसा कि हर बीमारी का ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो रहा है। कोई इलाज कब्जियत का, एसिडिटी का, दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में। आप परमानेंट क्योर इंसोम्निया, नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह होती है जो आजकल का स्ट्रेस फैक्टर है, स्ट्रेस की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। बाकी योगा बहुत अच्छा होता है स्ट्रेस के, और हम खुद एलोपैथी के डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि भाई योगा करें, अपना दिमाग जो है लगाएं, अपना ध्यान लगाएं कहीं चीज़ों पे। स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पो हार्मोन, इसको कोई तरीका, स्ट्रेस हार्मोन को घटाने का और हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने का तरीका, ये सब जो है चीज़ें वही हैं। जब इंसान खुश रहता है तो स्ट्रेस कम होता है, जब इंसान को परेशानियों में मुब्तला रहता है तो फिर स्ट्रेस बढ़ता है। आईवीएफ के अलावा कोई और तरीका जहाँ पे इनफर्टिलिटी के लिए, आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक आई जिसने चीज़ों को बदल दिया। पहले क्या होता था, बच्चा पैदा नहीं होता था, लोग औरतों को तलाक दे दिया करते थे। बाद में साइंस ने बताया, इसी एलोपैथिक सिस्टम ने बताया कि जिस तरह से फीमेल फैक्टर होता है फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का, वैसे ही मेल फैक्टर होता है। और इसका जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझते हुए ये अपने आप में करिश्मा है, आप इसको इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। एजिंग प्रोसेस को रोकने का, हर इंसान एजिंग, हमारा एलोपैथी ये बताता है कि हर चीज़ जो दुनिया में आई है वो जाएगी, एजिंग होता है, एजिंग कॉमन फिनोमेना है, बाल का सफ़ेद होना कॉमन है, प्रोस्टेट का बढ़ना, ये सब एजिंग प्रोसेस की निशानी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन सब चीज़ों को रोक दे, नेचुरल प्रोसेस को कोई चीज़ नहीं रोकी जाती है। एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताएं जिससे हीमोग्लोबिन बढ़े बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम पहले मरीजों को कहते हैं खाना खाओ, गुड़ खाओ और हाई प्रोटीन डाइट लो, इन सब चीज़ों से प्रोटीन बढ़ाया जा सकता है। जब उनसे नहीं बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन का टैबलेट दिया जाता है, उनसे भी नहीं बढ़ता है तो कभी कभी आप इंजेक्शन लगाते हो। हेट्रेड एंड वायलेंस, कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो कि हेट्रेड वायलेंस को रोके। अरे आप ऐसा सवाल करते हैं, जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान जिंदगी पे अपनी जान गंवाई है कोरोना से लड़ते हुए, और आप जो है उन डॉक्टर्स के लिए कर रहे थे टर टर, पहले तो आप ही कोई दवा ले लो ना ऐसी जो इतनी नफरत जो है कम करे, और जो आप सिर्फ दवाइयाँ अपनी बेचने के चक्कर में जो टर टर करके डॉक्टरों का मजाक बना रहे थे, पहले अपना इलाज कर लो इस बारे में। फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो एलोपैथी और आयुर्वेदिक के लड़ाई को ख़त्म कर दे, है ना? एक सरकार को एक सख्त कानून लाना चाहिए कि जो एलोपैथी के लोग हैं एलोपैथी की दवाइयाँ लिखें, जो आयुर्वेदिक के लोग हैं वो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ लिखें। जब बुखार आए तो आयुर्वेदिक के डॉक्टर को भी इलाज वो नहीं होना चाहिए कि तुम पारास्टामोल लिख के दो, ये होना चाहिए ये असल में इलाज है। असल में होता क्या है कि एलोपैथी का डॉक्टर सिर्फ एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है और बाकी जितने भी साइंसेज हैं वो सब भी एलोपैथी की दवाइयाँ लिखते हैं। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का मजाक यही बन के रह गया है। फार्मा इंडस्ट्री के पास कोविड-19 पेशेंट का इलाज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के अलावा और क्या इलाज हो सकता है? सबसे पहली चीज़ ये कि 85% लोगों को इलाज ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने एक वीडियो सुना इनका कि कोरोनिल खाया नहीं तो इसलिए मर गया। अरे मेरे दोस्त, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, 85 से 90% लोग ऐसे होंगे ना जो कुछ भी नहीं खाएंगे, विटामिन सी की गोली नहीं लें, विटामिन डी नहीं लें, कुछ भी नहीं लें, कुछ भी नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी बीमारी। ये बीमारी ऐसी है कि 85 से 90% लोगों को माइल्ड बीमारी होती है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे चाहे कोई दवा खाएं या ना खाएं। अब आप श्रेय ले लो कि मेरे कोरोनिल की वजह से बच गया मरीज, तो ये तो बहुत ही सिर्फ जो है दवा बेचने की बात हो जाती है और कुछ नहीं। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी लोगों को ऑक्सीजन की तो लोग ऑक्सीजन ले रहे थे। ये बात आपने अब कही है जब शहर के अंदर में से थोड़ा सा वेव कम हो गया। जिस दिन लोग शहर में ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे ना, उस दिन ये बात आप टीवी पे आके कहते तो लोग जूते मारते हैं तुम्हारे सर पे। एलोपैथी जब हर बीमारी का इलाज कर सकता है तो डॉक्टर जो है खुद बीमार क्यों नहीं पड़ता है? एलोपैथी का डॉक्टर पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी में बिलीव करता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि डॉक्टर को भी मरना है, डॉक्टर को भी बीमार पड़ना है। जो इंसान इस दुनिया में आया है वो जाएगा, जो इंसान इस दुनिया में है उसको बीमारी लगेगी। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि डॉक्टर खुद भी बीमार पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ये वक्त नहीं है कि हम एलोपैथी या इसकी बात करें, लेकिन एक चीज़ तो श्योर है, एक्यूट कोई भी परेशानी हो,
एक्यूट परेशानी कोई भी हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ कोई भी हो, उसमें एलोपैथी का कोई दूसरा जो है अल्टरनेटिव नहीं है। और आप अगर चाहते हैं कि आयुर्वेदिक को आप आगे बढ़ाएँ, आप आयुर्वेदिक में ट्रांसपेरेंसी लाइए। आप बताइए कि इस चीज़ में ये मौजूद है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी लाइए, रिसर्च बेस बनाइए और एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक अच्छे तरीके से आप चीज़ों को प्रेज़ेंट कीजिए। एलोपैथी डॉक्टर खुद ही कहेगा कि इस चीज़ का इलाज रामदेव के पास अच्छे से है, तो आप जाके करा लें। और ऐसा नहीं है कि आपके आने से पहले आयुर्वेदिक नहीं था दुनिया में। लोग हमदर्द की दवाइयाँ खाते थे, लोग डाबर की दवाइयाँ खाते थे। ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिव मेडिसिन पे बेस्ड हैं। होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत सारी, एक एलोपैथी डॉक्टर खुद कहता है, अच्छा दर्द हो रहा है, आप ये होम्योपैथी की डॉक्टर की दवा ले लो। लेकिन ये सारे जो अदर पैथीज़ हैं, फेल क्यों कर रही हैं? फेल करने की एक वजह ये हुई कि फलाँ हकीम साहब को ये इलाज मालूम था, उन्होंने बताया ही नहीं किसी को, अपने बेटे को चुपके से बता दिया कि ये इलाज करो। तो कभी पेपर नहीं डाला, क्यों? ताकि दूसरे लोग कॉम्पिटिशन में ना जाएँ। एलोपैथी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो जो जानता है, वो दुनिया को ज़रूर बताता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगे, लोगों को शेयर कीजिए। लोगों के अंदर में, लोगों को क्वेकरी से निकालिए, लोगों को जाहिलियत से निकालिए। जो हिंदुस्तान जिसने स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया था, कैसे ख़त्म किया था? लोग पहले इसको बड़ी माता और छोटी माता कहते थे, वैक्सीन के ज़रिए ख़त्म किया था। तो लोगों को साइंस की तरफ लाइए, दोबारा लोगों को भटकाइए मत। शुक्रिया।